वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपका है 30 जुलाई 2023 को आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम। तो ग्रुप ए और बी का एग्जाम जो है जीके का द्वारा जो है सरकार ने करवाया है। तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हमने संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। आज हमारा मॉडल टेस्ट पेपर एक होगा, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे हूबहू पूर्ण जितना भी सिलेबस आपका उस पर आधार पर। ठीक है, करंट भी मिलेगा। तो रामबाण प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए होने वाला है। इसमें आपको राजस्थान खंड के भी प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, हम चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहले हम प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचायती राज के जनक कौन है? सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पिछली बार आपने देखा होगा, जब एग्जाम हुआ था उसमें पंचायती राज से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो हमें जो है लगभग 10 मॉडल पेपर करने वाले हैं तो इसमें सभी क्वेश्चन मैं इसमें डाल दूंगा जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारत में पंचायती राज के जनक कौन है? तो भारत में बात करें पंचायती राज के जनक, तो लॉर्ड रिपन को भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है। अगर बात आ जाए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कौन है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक आपसे पूछ ले कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहते हैं, विकेंद्रीकरण के जनक किसे कहते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे बलवंत राय मेहता। ठीक है, आपने देखा होगा बलवंत राय मेहता समिति भी बनी, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि देश में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरू कब हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, तो नागौर से। नागौर कहाँ पे है? राजस्थान से। नागौर राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज की शुरुआत होती है भारत में। और दूसरी बार कहाँ से होती है, तो दूसरी बार होती है अपने कौन से? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर जो है गठित होने वाला पहला राज्य बना। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, अगर आपसे ये पूछ ले तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे अपने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये डिटेल आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हमारा 2 नंबर क्या है? 64वां तथा 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 किससे संबंधित है? देखिए, 64वें की बात करें तो यह है पंचायती राज से संबंधित। 65वें की बात करेंगे तो यह नगरीय स्वशासन से संबंधित। तो दोनों याद रखने हैं आपको, तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। 64वां और 65वां संविधान संशोधन। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, सुमेलित करना है हमें, समितियां दी गई है, पक्का कर लेना, मोस्ट कर लेना, क्योंकि आपको पता है यहां से पिछली बार भी जब आपका जीके का पेपर हुआ था तो एक प्रश्न यही सेम ये मिलान चिन्ह मिला हुआ था। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और मैं रिपीट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये पीछे परीक्षा में पूछे गए, इसलिए मैं ये मॉडल पेपर दे रहा हूँ आपको। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए, हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति, एक थी जीवी के राव, एक थी अशोक मेहता और एक थुंगन समिति। ये समितियां थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इनको मिलान करना है। देखिए, बलवंत राय समिति थी 1957 के अंदर गठित हुई थी, ये सही है। ठीक है, और जीवी के राव ये थी 1985 के अंदर। अशोक मेहता समिति पूछा जाता है तो 1970 याद रखना है, ये थी अपनी 12 दिसंबर 1970 को गठित हुई थी अशोक मेहता समिति। और जो थुंगन समिति है ये 1988 के अंदर। ठीक है, तो ये सभी जो है सेम है। देखिए, बलवंत राय मेहता 1957 याद रखना है, जीवी के राव 1985 याद रखना है। ठीक है, अशोक मेहता 1977। अगर आपको दो याद है ना तो अच्छी तरीके से आप इनको क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, हम इसकी मिलान चिन्ह देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या है? 4 नंबर, किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? ये भी मोस्ट कर लेना, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल एम सिंघवी। कौन सी? एल एम सिंघवी। यानी ये गठित कब हुई थी? 16 जून अपने 1986 के अंदर ये गठित हुई थी। अगर आपसे इनका पूरा नाम भी दे दिया जाए, ये भी रखना है, तो इनका नाम था लक्ष्मी लाल सिंघवी। कौन थे? लक्ष्मी लाल सिंघवी थे। ठीक है, अब क्या प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने वाली सिफारिश की समिति थी एल एम सिंघवी। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? देखिए, बड़ा गजब का प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब तो आप याद रखना है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पहली बात तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है। दूसरी बात, इसके अंदर कितने विषय शामिल किए गए हैं? 29 विषय शामिल किए। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब बात करें तो इसमें कौन सा शामिल है, तो कृषि विपणन जो है इसमें शामिल है। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
अगला देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथन बताना है हमें, ठीक है। पक्का प्रश्न आएगा राज्य मानवाधिकार आयोग से, सूचना आयोग से, ये आपको याद रखना है। देखिए, यह एक संवैधानिक आयोग है। क्या है यह? एक क्या है? संवैधानिक आयोग है। अब संवैधानिक क्या होता है, यानी संवैधानिक शब्द का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक शब्द का अर्थ होता है जिसका उल्लेख क्या है? संविधान में किया गया है। जिस शब्द का उल्लेख संविधान में किया जाता है उसे कहते हैं संवैधानिक, ठीक है। एक शब्द आता है संविधानिक, ये देखो, ये 2 नंबर, ये शब्द पूछ लिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित किया गया शब्द है, ठीक है। ये क्या होता है? संसद या विधान द्वारा गठित किया गया संवैधानिक निकाय, ये होता है संवैधानिक निकाय। इन दोनों का शब्दों का आपको अर्थ पता चल गया। अब इसका देखते हैं हम, इसने क्या पूछा है कि सही कथन कौन सा हो जाएगा। यह एक संवैधानिक आयोग है, क्या ये सही है? यह एक संविधानांतर आयोग है, यह एक संवैधानिक आयोग है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हो किस प्रकार का ये एग्जाम से क्वेश्चन उठाया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह एक क्या है? संवैधानिक आयोग है, ठीक है। यानी जो क्या है? संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित किया जाता है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो क्यों की जाती है? विशेष कार्य को करने के लिए इसकी जो है गठित किया जाता है, जिनमें सरकार का मानना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को अनुशंसा करने वाली समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य मानवाधिकार आयोग एक्ट कब लागू किया गया था? 1993 के अंदर। कौन सा? 1993 का अधिनियम था, मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया था। धारा कौन सी है? 21, ये आपको याद रखना, ठीक है। 21 के तहत इसका गठन किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का मुख्यमंत्री शामिल होता है, सही है। विधानसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, सही है। विधानसभा विपक्ष नेता शामिल होता है, लेकिन विधान परिषद के अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछ ले राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे प्रथम, तो कांता भटनागर, पक्का कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, ये बार बार आता है। तो कौन सा हो जाएगा? कांता भटनागर जो है प्रथम इसकी अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछ ले, अब आपको बताना क्या है कि अगर आप तैयारी करे हो राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो इसमें बताना है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न हमारा अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या है? देखिए, मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की जांच करना, ये गलत है। न्यायालयों में लंबित किसी मानवाधिकार संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, ठीक है, ये सही है। जेलों व जेलों व बंदी घरों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हम आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2, 1 व 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, हम पीछे फिर से देख लेते हैं, ये सही होगा। देखिए, मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, ये कथन सही है, ठीक है। उसके बाद न्यायालयों में लंबित किसी मानवाधिकार लंबित कार्यवाही का हस्तक्षेप करना, ये भी सही। तो ये दोनों कथन सही होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 9 नंबर प्रश्न, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आरपीएससी के द्वारा। तो इसमें सर्वाधिक कार्यकाल अपना रहा था पुखराज सिरवी का। किसका? पुखराज सिरवी का। इनका कार्यकाल कितना रहा था, ये भी याद रखना है आपको, 7 वर्ष रहा था। कितना? 7 वर्ष रहा था। यानी कब से कब तक? 2004 से लेकर 11 तक, 2004 से लेकर 2011 तक पुखराज सिरवी का राजस्थान मानवाधिकार आयोग के जो सर्वाधिक कार्यकाल के अध्यक्ष रहे हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम कार्यकाल किनका है, एग्जाम में पूछ ले आपसे कि न्यूनतम कार्यकाल किसका है, तो नमो नारायण मीणा का न्यूनतम कार्यकाल है, नमो नारायण मीणा का। अगर आपसे पूछ ले एच आर कुडी, तो इनकी बात करें तो ये क्या रहे थे? कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे थे? एच आर कुडी। अगर आपसे पूछ ले महेश गोयल, तो ये आपको याद रखना है, महेश गोयल वर्तमान में सदस्य। अब आपको बताना है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में सदस्य कौन है, ठीक है, इसका जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको डिटेल बता दी है। अगला देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की अब तक की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी? मैंने पहले भी बता दिया आपको, प्रथम महिला थी, तो कौन थी? कांता खतूरिया। नहीं, ये अपने कांता भटनागर। कौन थी? कांता भटनागर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इनका आपसे पूछ ले कब तक रहा था शासन, देखिए 2000 से लेकर, कब से? 2000 से लेकर अगस्त 2000 तक, मार्च 2000 से लेकर अगस्त 2000 तक इन्होंने क्या है?
पद पर श्री थी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो है एकमात्र महिला अध्यक्ष थी कांता भटनागर। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए 11 नंबर, संपत्ति का अधिकार की वर्तमान स्थिति निम्न में से है। संपत्ति का अधिकार, यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, कानूनी अधिकार है, तो ये मूल अधिकार है और कानूनी अधिकार है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ए और बी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये नहीं होगा। इसमें देखिए बात करें तो इसमें पूछा है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान स्थिति, देखिए एक तो ये कानूनी अधिकार होगा, एक संवैधानिक अधिकार होगा, ये होगा क्योंकि इसे मूल अधिकार से तो कब हटा दिया गया था, मूल अधिकार से तो इसे हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया था सूची के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन था 1978 के तहत, इसे क्या दिया गया, इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, ये आपको याद रखना है। अब क्या ये कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, और ये किसके अंदर है ये पूछा जाता है, तो भाग 12 के अंदर। किसमें, इसमें भाग 12 के अंदर अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद पूछा जाता है, तो अनुच्छेद हो जाएगा अपना कौन सा, 300 कै, कौन सा, 300 कै के अंदर इसे शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है, पक्का कर लेना, दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर, निम्न में से किसे भारत का मेघना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भाग 3 को, भाग 4 को सभी विद्यार्थी साथ साथ में कमेंट में जवाब देते जाइए ताकि आपका पता चल सके आपने जो अभी कुछ दिनों में तैयारी की है तो आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, यानी 10 मॉडल पेपर देने वाला हूं, यानी आपको 1000 प्रश्न जो एग्जाम के लिए देने जा रहा हूं, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। करंट के भी इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब अपना क्या है कि भारत का मेघना काटना की संज्ञा किसे दी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना भाग 3 को जो है भारत का मेघना काटा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है, भारत का मेघना, मेघना काटा कहा जाता है। तो इसी के अंदर आपको पता है कि भाग 3 के अंदर जो है मूल अधिकार है और 6 मूल अधिकारों को भारत का मेघना काटा कहा गया है, ये आपको याद रखना है। 6 मूल अधिकार है, आपको याद रखना है। अगला देखिए 13 नंबर, मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन है सही नहीं है इनमें से, तो देखिए ये लोकतांत्रिक राजनीतिक के आदर्श हैं, सही है। विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही मर्यादित करते हैं, सही है। इनका उद्देश्य कानून की सरकार की स्थापना करना है, न कि व्यक्तियों की, ये कथन सही है। लेकिन ये क्या है, गैर वाद योग्य नहीं है। क्या है ये, वाद योग्य बनाता है, क्या है, तो ये क्या बनाता है, वाद योग्य बनाता है। तो ये अब शब्द याद रखना है आपको, क्या बनाता है ये, वाद योग्य बनाता है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार का अगर सेम आपको क्वेश्चन मिल जाए तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। वाद योग्य क्यों बनाता है, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनको क्या वाद योग्य बनाता है, क्या बनाता है, जो संविधान का अनुच्छेद 32वां है, कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे क्या है, वाद योग्य बनाता है, ये आपको याद है। अगला देखिए, युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय पात के तहत निम्न में से कौन से मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, तो इसमें अनुच्छेद 19 को स्थगित किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपने ए, अनुच्छेद 19। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था अनुच्छेद 1 के तहत राज्य की परिभाषा में नहीं आती है। अनुच्छेद 1 के तहत, तो अनुच्छेद 1 में नहीं आते हैं ये सभी, संसद है, जिला बोर्ड सुधार गृह, LIC, BCD, ONGC, ये नहीं आते। ये किसके अंतर आते हैं, भाग 3 में है। ये किसमें है, भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के उपबंधों में अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, ये आपको याद रखना है, जिसमें शामिल है भारत की संसद, ठीक है, और राज्य विधानमंडल भी इसके अंदर आता है, राज्य विधानमंडल भी इसके अंदर आता है। और बात करें तो स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार आ गया। और बात करें तो जैसे LIC आ गई, BCD आ गई, और सेल भी इसमें आती है, ये भी याद रखना है, सेल और ONGC। ठीक है, तो किस में आ जाएंगे, भाग 3 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 में, ठीक है, दिया गया, किसमें, अनुच्छेद 12 में दिया गया है, याद रखना है, अनुच्छेद 12 में दिया गया है। आगे देखिए, बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या था हमारा पीछे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, सभी, क्या हो जाएगा, सभी। तो क्या ये सभी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला देखिए हमारा प्रश्न है, गलत कूट को पहचाने। देखिए, मूल कर्तव्यों का पालन वैधानिक रूप से बाध्यकारी है, मूल कर्तव्य रूसी संविधान से प्रभावित है,
ठीक है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 कै में वर्णित है। संविधान के केवल एक अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आगे है, हम तथ्य में अगले देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मूल कर्तव्यों का पालन संवैधानिक रूप से बाध्यकारी, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, मूल कर्तव्य रूसी संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये कथन सही है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 कै और किसमें है? अनुच्छेद 51 कै के अंदर। भाग 4 कै और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? इसको पक्का कर लेना, 51 कै के अंदर। कौन से? 51 कै के अंदर इसे शामिल किया गया है। ठीक है। और संविधान के केवल एक अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ये भी सही है। कौन सा? भाग 4 और कौन सा है? अनुच्छेद 51 कै। ये कथन सारे सही है, यानी आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आसानी से उत्तर दे सकते हो। अगला देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध निम्न में से किससे है? मौलिक अधिकार से, मूल कर्तव्य से, प्रशासनिक अधिकार से, केंद्र राज्य संबंध से। सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, कौन सा है? सरदार स्वर्ण सिंह की बात करें, इनका आंसर हो जाएगा किससे है? मूल कर्तव्य से। किससे है? मूल कर्तव्य से। क्या था कि सन 1976 में कांग्रेस सरकार द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य जोड़ने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे? ए आर अंतुले, एस एस और कौन थे? ठीक है, और डीपी सिंह, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी थे। कौन थे? सदस्य नहीं थे सभी। ठीक है, इसके अंदर जो स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, इसके अंदर कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। कौन नहीं थे? 12 सदस्य थे, जिसमें हम बात करें रजनी पटेल। कौन थे? एक तो रजनी पटेल थी। ठीक है, और बात करें तो गोखले, वीएन गोडगिल, ठीक है, गोडविल, सीएम स्टीफन, दिनेश गोस्वामी, बीएन बनर्जी। ठीक है, ये सदस्य थे। आगे बात करेंगे, देखिए, मूल कर्तव्यों पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिए गए सुझावों में शामिल नहीं थे। संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे। ठीक है, तो कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, कर्तव्य अनुपालन से इनकार करने पर दंड या सजा न्यायालय द्वारा लागू करने का प्रावधान। ठीक है, इसमें कितने जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए। ठीक है, इनकी समिति पर सिफारिश थी, सुझाव नहीं थे। ठीक है, 8 नहीं थे, कितने थे? 10 थे। ये याद रखना आपको। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर होगा। अगर देखिए, निम्नलिखित में से राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है, इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश हेतु सुरक्षित करना। ये इसकी जो है विधायी शक्ति नहीं है। ठीक है, आगे बात करें, निम्न युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना। देखिए, खातौली, गागरोन, बयाना और खानवा, इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। ठीक है, खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। ठीक है, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? खातौली के बाद में गागरोन का 1519 में। ठीक है, इस प्रकार क्रम याद रखना है। उसके बाद बयाना का बात करें तो 1527 में, 16 फरवरी 1527। खानवा का युद्ध 1527 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, यानी 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर झाला आजा ने नेतृत्व किया। खानवा युद्ध में महमूद लोदी ने संघ की तरफ से भाग लिया। सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। सांगा की उपाधि कालपी नामक समाधि कालपी नामक स्थान पर बनी हुई है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है सांगा की समाधि कहाँ बनी हुई है? ये कालपी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले इसमें क्या पूछा गया है, इसकी जो मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मृत्यु हुई थी कालपी नामक स्थान में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मृत्यु कालपी नामक मध्य प्रदेश में, ये आपका है। कालपी एमपी में। अगर आपसे पूछ ले समाधि, तो समाधि कहाँ पे हुई थी? समाधि बनाई गई थी इनकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के। ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर बनाई गई थी। ये आपका है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी सही है, सांगा को हिंदू पद कहा जाता है। खानवा युद्ध में महमूद लोदी ने संघ की तरफ से भाग लिया था। सारे कथन सही है। आगे देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में असम्मिलित कौन सा है? अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा हल्दी घाटी युद्ध को, बंदाइयों ने गोगोंदा का युद्ध कहा था, जेम्स टोड ने
क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन तो इसने किसको कहा था, दिवेर के युद्ध को कहा था। तो यहाँ पे ये असंगत हो जाएगा। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की बात करें तो इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह का बाग युद्ध कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहता था, मेवाड़ की थर्मोपली, इसे क्या कहा था, ये मेवाड़ की थर्मोपली कहा था, सही है। आगे देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया था। मेवाड़ की बात आ रही है और उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का साथ दिया था, वो कौन थे, वो थे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, राज सिंह। कौन थे, राज सिंह थे। कौन थे, राज सिंह। ये एग्जाम में पूछा जाता है। राज सिंह का शासक 1652 से लेकर और 1680 तक रहा था, ये आपको याद रखना। प्रश्न क्या है कि मेवाड़ के किस शासक ने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया था, तो कौन था, राज सिंह था। कौन था, राज सिंह। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था और औरंगजेब के जजिया कर का भी विरोध किया था राज सिंह ने, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, किस मुगल शासक ने अपने सैनिकों से राजस्थान में सुकर तालाब खुदवाया, ये भी प्रश्न अच्छा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, किसने, अकबर ने। किसने, अकबर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके द्वारा, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। आगे देखिए, 27 बीकानेर शासक राय सिंह के संबंध में असत्य कथन बताइए। देखिए, 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, सही है। 1576 ईस्वी में रायसेन के नेतृत्व में सिवानागढ़ पर आक्रमण किया, यही सही है। राय सिंह ने जूनागढ़ किले की नींव 17 फरवरी 1589 को रखी। राय सिंह की मृत्यु कंधार में हुई थी, ये कथन गलत है। तो राय सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, बुरहानपुर में। कहाँ पे हुई थी, 22 फरवरी, कहाँ पे, 22 फरवरी, 22 फरवरी 1612 को कहाँ पे हुई थी, बुरहानपुर में। कहाँ पे, बुरहानपुर में। ठीक है, ये याद रखना आप, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, अकबर के अंतिम समय में आमेर के राजा मानसिंह का मनसब था, कितना था, तो मानसिंह का मनसब था कितना, 4000, 5000, 7000, 9000। तो कितना था, 7000 मनसब था। कितना, 7000। आगे देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों का असम्मिलित जोड़ा कौन सा है। उदयपुर का सुखरूप सिंह था, सही है। जयपुर का राम सिंह था। सिरोही का शिव सिंह, अलवर का रणजीत सिंह नहीं था। ये जैसलमेर का था, लेकिन विनय सिंह किसका था, अलवर का था। ये आपको याद रखना, इसका आंसर डी हो जाएगा। जल्दी जल्दी से हम करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने 29 सितंबर 1800, क्या है ये यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, 1803 है ये। 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की थी, किसने की थी, तो भरतपुर ने। किसने, भरतपुर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाला रियासत कौन सी थी, भरतपुर थी। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 की क्रांति में ग्वालियर के विद्रोही नेता तात्या टोपे 8 अगस्त 1857 को सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ आए थे, ये भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ आए थे, ठीक है, ये कहाँ पे आए थे, ये भीलवाड़ा के अंदर आए थे। कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर आए थे। और तात्या टोपे का जो नाम था, क्या था, मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। ठीक है, आगे देखिए, बठोट पटौदा के ठाकुर डूंगर सिंह का संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध था किससे, सीकर जिले से। ये आपको याद रखना, 9वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। बठोट पटौदा के ठाकुर डूंगर सिंह का संबंध सीकर जिले से यह था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किस क्रांतिकारी द्वारा की गई। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई। ठीक है, ये आपको कब की गई, 1905 के अंदर की गई। अगर आपसे पूछ ले अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस जिले से था, तो जयपुर जिले से था, ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, और 1905 में इसकी स्थापना हुई। आगे बात करेंगे, चेतावनी राजचुंगटिया में सोरठा की संख्या कितनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सोरठा की जो संख्या थी वो कितनी थी, सोरठा की संख्या थी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23 थी। इसकी संख्या 23 थी। और किसको लिखा था जिन्हें, जो 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए केसरी सिंह बाट ने जोधपुर के महाराजा थे फतेह सिंह
को संबोधित करते हुए चेतावनी रचुंगटिया नामक सोटे लिखे थे। इसमें 13 संख्या है। आगे देखिए, राजस्थान में जतिन दास बालकुमुद बिस्सा का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 9 जून 1942 को। कब हुआ? 9 जून 1942 को। बालकुमुद बिस्सा ये कहाँ के थे? नागौर के। नागौर में इन्होंने बात करें तो नागौर में इन्होंने क्या किया था? चरखा संघ की स्थापना की थी। चरखा संघ की स्थापना की थी नागौर के अंदर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और एक की थी खद्दर भंडार की। क्या थी? खद्दर भंडार की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। 9 जून 1942 को इनका जन्म होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख किन गीतों में मिलता है? जिनकी शादी हो चुकी है उनको तो पता है, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको तो अभी तक पता तो है, लेकिन क्या करे बेचारे। तो वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने के उल्लेख किन गीतों में मिलता है? जोरबा, जल्ला, जच्चा, बिंदोला। तो जल्ला जी, इसमें जल्ला गीत के अंदर मिलता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्ला गीत गाया जाता है। अगला देखिए, मांड गायिका अल्लाह जलाई बाई का संबंध किस जिले से है? तो ये भी पक्का पूछा जाते हैं। अल्लाह जला जो बाई का संबंध किससे है? बीकानेर से। ये कहाँ की है? बीकानेर की है। और इसे राजस्थान के क्या कहते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखना है, ठीक है। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से इसे जाना जाता है। केसरिया बालम गीत मांड गायन शैली में इन्होंने गाया था, ठीक है। आगे देखिए, उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत हम सिडो। क्या ये हम सिडी या हम सिडो है? ये यहाँ पे हम सिडो, जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, किससे संबंधित है? मीणा से, भीलों से, ग्रासिया से, डामोर से। तो ये किससे संबंधित है? ये है भीलों से संबंधित है, हम सिडो गीत, ठीक है। अब आपको ये याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं इसको, ठीक है। उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत है भीलों का। निम्न में से सुमेलित करना है। सदीक खां की बात करें, साकर खान, मांड गायिका। यहाँ से प्रश्न सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें असुमेलित कौन सा हो जाएगा? इसमें असुमेलित हो जाएगा अपना साकर खान। तो साकर खान का संबंध सिंधी सारगी वादक से नहीं था, ये थे कामाचा वादक। पहले हम इसको ही बात करते हैं। ये थे कामाचा वादक। तो ये साकर खान आपको याद रखना है, कामाचा वादक थे। मांड गायिका मांगी बाई, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और मांड गायिका बन्नो बेगम, जयपुर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सिंधी, ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है। सदीक खां की बात करें तो खड़ताल के, ये यहाँ पे है, हड़ताल के नहीं है, खड़ताल के जादूगर है। आगे देखिए, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में कमाइचा व सादगी के साथ गीत निम्बुड़ा मुख्यतः किस गायन शैली में गाया जाता है? निम्बुड़ा गाया जाता है लंगा शैली के अंदर गाया जाता है, ठीक है। लंगा गायन शैली मुख्यतः वाद्य यंत्र है, इसके अंदर कामाइचा और सारगी, ठीक है। इसके अंदर कामाइचा और सारगी, ठीक है। यहाँ पे ये सारगी है, सारगी नहीं है, सादगी नहीं है, ये सारगी के साथ गाया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, और मुख्य गीत इनका निम्न, ठीक है। आगे देखिए, कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 2010 इसका आंसर हो जाएगा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गिद्दड़ नृत्य के संबंध में सत्य कथन बताइए। गिद्दड़ नृत्य यह शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य सही है, यह होली के दिनों में किया जाता है। नगाड़े, ढोल, डफ, चंग आदि रहते हैं, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। गिद्दड़ नृत्य की बात करें तो इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग है, नहीं लेते हैं। ये एग्जाम को याद रखना है आपको, ठीक है। केवल पुरुष, ये रीड में पूछा गया था, इसी प्रकार इसने पूछा तो, और लास्ट में जाके ये कर दिया, इसने क्या कर दिया? महिला और पुरुष। तो लोगों ने क्या कर दिया? ये कर दिया इसमें महिला और पुरुष, तो सभी सत्य कर दिए। तो इसमें याद रखना केवल पुरुष है गिद्दड़ में, ठीक है। गिद्दड़ में शेखावटी का प्रसिद्ध है, होली के दिन गाया जाता है, नगाड़े, ढोल, ढप बजाए जाते हैं। तो ये ढोल बज जाएंगे अगर सही से नहीं देखा तो। विवाह के अवसर पर ढोल, थाली, वाद्य यंत्रों के साथ विरोचित वेशभूषा धारण कर हाथ में तलवार लेकर नृत्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कौन सा नृत्य है? ये नृत्य हो जाएगा अपना कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये कुचामन पर्वतसर डीडवाना का प्रसिद्ध है। काठ व कपड़े की बनी जो घोड़ी के साथ ये नृत्य किया जाता है। मछली नृत्य संबंधित है, मछली नृत्य संबंधित है, ठीक है। मछली नृत्य की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बंजारा जनजाति से संबंधित है, बंजारा जनजाति से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कालबेलिया के, तो इनके हो जाएंगे एक तो इंडोनी, कौन सा? इंडोनी हो गया, पाणीहारी हो गया, ये कालबेलिया की है, एग्जाम में पूछा जाता है। बागड़िया हो गया, ठीक है। और बात करें तो संकरिया हो गया, ठीक है। और बात करें तो चक्री, ठीक है। सहरिया जनजाति की बात करें तो शिकार नृत्य,
कौन सा? शिकार नृत्य। और चक्री किसका हो जाएगा? कंजर जाति का। तो ये नृत्य बार बार रिपीट हो रही है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा का संबंध किससे है? एक तो रूप सिंह शेखावत, एक है तारा सिंह। कौन है? तारा सिंह है। और दयाराम और तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है भवाई नृत्य से संबंधित। निम्न में से सुमेलित कीजिए। राठी, गंगानगर, बीकानेर। और बात करें तो मालवीय, ये बाड़मेर बीकानेर में नहीं है। कांकरेज, बाड़मेर पाली जालौर में है। थार पारकर, बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर में। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। राठी अधिक दूध देने वाली प्रसिद्ध गाय है और साहिवाल नस्ल की होती है, मिश्रण होती है। मालवी जो है, मालवी की बात करें तो ये क्या होती है? भारवाहक पशु के रूप में प्रसिद्ध है। ये कहाँ की है? ये अपने हडोती क्षेत्र है, जो झालावाड़, कोटा, उदयपुर। झालावाड़, कोटा और उदयपुर में प्रसिद्ध है। सुमेलित फिर करना है। पशु मेले दिए गए और स्थान दिए गए, इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। निम्बूनाथ पशु मेला, मेड़ता। शिवरात्रि पशु मेला, पाली। श्री बलदेव पशु मेला, करौली में नहीं है, ये कहाँ पे है? नागौर में है। मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है। करौली में कौन सा लगता है? कैला देवी का मेला लगता है, ये आपके याद में, कैला देवी का। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ के अंदर लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए। निम्न में से असुमेलित है। गायें, मेवाती, भैंस, सूरती, ऊंट, जंसकारी और बकरी बिट्ठल। ये जो है इनकी नस्लें हैं। गाय की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊंट। ऊंट की नहीं, ये जंसकारी जो है ये किसकी है? ये घोड़े की है। कौन सी हो जाएगी? घोड़े की नस्ल है। ठीक है। ये आपको याद है। आगे देखिए। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। किसकी बात कर रहा है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना विश्व बैंक के सहयोग से हुई। श्रीमती सुषमा अरोड़ा, RCDF वर्तमान प्रबंध निदेशक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3। ठीक है, ये सही है, सत्य कथन। आगे बात करेंगे। हाल ही में RCDF द्वारा सर्स ब्रांड दुग्ध में किन विटामिनों की अनिवार्यता लागू की गई है? तो ये हो जाएगा अपना ए और डी। इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। बजट 2022 घोषणा अनुसार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत प्रति लीटर अनुदान 2 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5 रुपए करते हैं। ये याद रखना, पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए। सुमेलित करना है। पशु प्रजनन केंद्र और स्थान दिए गए हैं। ठीक है। पशु प्रजनन केंद्र और स्थान दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? जो अविक्का टोंक में है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बेड़ बीकानेर में है। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर में। ठीक है। और भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? वल्लभ नगर में। तो ये आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। आगे देखिए। वैश्वीकरण के कारण सरकार की ताकतों में क्या परिवर्तन होता है? वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण का टॉपिक है ना इसमें, तो मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, यहाँ से सीधा आपको मिल सकता है। तो कमी होती है। क्या होती है? कमी। भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण व सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। प्रयुक्त कथन किसका है? भूमंडलीकरण क्या है? विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण है, या इसे कहते हैं सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आर रोबर्टसन का। रोबर्टसन का। आगे देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन छांटिए। चाबहार बंदरगाह ईरान और भारत, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान चीन, हबन टोटो बंदरगाह श्रीलंका चीन, CPEC, ठीक है, 3 ये कहाँ पे? पेलोंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। ये क्या है? असत्य है, बाकी सारे सत्य है। आगे देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा में रहा नाटो के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1946 में हुई। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है। नाटो की आधिकारिक भाषा स्पेनिश और अंग्रेजी है। नाटो के वर्तमान में सदस्य, तो आपको एक याद रखना है कि इसमें जो नाटो के वर्तमान सदस्य हैं वो 31 है। कितने हैं? 31। अभी बना है कौन सा? फिनलैंड। ये भी याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। फिनलैंड बना है 31वां। ठीक है। 31 देश है और इसकी स्थापना 1946 में नहीं थी। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। कब हुई थी?
1949 में, 4 अप्रैल 1949 में। इसकी फुल फॉर्म होती है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, इसकी नाटो की। तो ये इसलिए पूछ लिया, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है, बेल्जियम के अंदर, सही है, ठीक है। और भाषा इसकी स्पेनिश अंग्रेजी है, और वर्तमान में 31 सदस्य, और 31वां कौन सा है, फिनलैंड। ये आपको याद, सारे तथ्य मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए ओपेक के संदर्भ में निम्न कथ्यों पर असत्य कथन छांटिए ओपेक के बारे में। तो देखिए यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है, यह कथन सही है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रिया देश है, वहां पे है। इसके वर्तमान में सदस्य हैं 13, इतने 13 सदस्य हैं। भारत भी इस उपयोग के सदस्य में शामिल है। देखिए इसमें आगे देखते हैं हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 2, 3 और 4 सही है। क्या है, 2, 3 और 4 सही है, यानी 2 और 3 और 4 सही है, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं हम, भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। अक्षांशीय विस्तार का अंतर, देशांतरीय देशांतरीय विस्तार का अंतर 29 डिग्री 18 मिनट है। भारत की कुल सीमा स्थलीय व समुद्री सीमा की लंबाई 2716, 2,27,216 किमी है। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सही है, ठीक है। आगे देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाएं व सिक्किम की सीमा किस देश से लगती है, किस देश से लगती है, नेपाल से लगती है, आपको पता है। आगे देखिए सुमेलित करना है, दर्रे है और स्थिति है, मनिहाल दर्रा, सिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा और गोमटिला दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आगे हम बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम देखते हैं। देखिए असम्मिलित कीजिए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। असम हिमालय और कुमायूं हिमालय, यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा ही पूछा जाएगा, तो आपको पक्का करना है यहाँ से 1 नंबर। तो देखिए यहाँ पे असत्य हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय सतलज भाई, इसके अंदर कौन सी है, काली नदी है यहाँ, ठीक है। कौन सी नदी आ जाएगी, काली नदी आ जाएगी, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कथनों पर विचार करना है। यह हवा चिनूक के समान ही आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल पर चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। प्रयुक्त कथनों में कौन सी हवा की चर्चा की गई है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो फोन हवा की चर्चा की जा रही है। अगला देखिए सिरोको पवन के संदर्भ में असत्य कथन, यह मानसूनी हवा है, मिस्र में इसे खमसीन, लीबिया में गिबली कहा जाता है। यह सहारा के रेगिस्तान भाग से भूमध्य सागर से ऊपर इटली व स्पेन में प्रवेश करती है। स्पेन में इसे लिवेस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ईसा, यह एक क्या है, मानसूनी हवा है। आगे देखिए निम्न में से सम्मिलित कीजिए, हवा और स्थान दिया गया है, बीरोसोन, जुरून, जोंडा और हरमटन। इसका आंसर हो जाएगा बी, ये इसका असम्मिलित हो जाएगा, जूरन इंडोनेशिया स्विट्जरलैंड के अंदर है। आगे देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया। ओजोन परत का छिद्र सर्वप्रथम जोसेफ फोरमैन से देखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 2। आगे देखिए स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 पर विचार करना है। यह पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन था, ठीक है। गलत है ये। इसके पश्चात भारत में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान चलाया गया, सही है। इसी सम्मेलन में यूएनईपी का गठन किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है। आगे देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। इसको जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट व क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में डेनमार्क की पहली रैंक है। भारत में इस रूप में 10वें स्थान पर है। कजाकिस्तान इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा कोटा जिले के अंदर। पक्का कर लेना इसको प्रश्न को। देखिए राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व, ये अभी हाल ही में एफएसओ एग्जाम 2013 में पूछा गया था 23 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सोरसेन 12, खिंचन जोधपुर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए 13 व 14 मार्च 2023 को किस स्थान पर राजस्थान मिलेटस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, तो ये किया गया उदयपुर के अंदर। कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। आगे देखिए हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है दीपक मिश्रा, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 27वां वन्य जीव संरक्षण रिजर्व किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अपना बांज आमली 12, 30 मई 2023 को बनाया गया, ठीक है। आगे बात करेंगे
वह अधिगम जो व्यवहार के परिणाम का प्रभाव होता है वह कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आगे बात करते हैं, देखिए निम्न में से कौन सी विशेषता अंतर्दृष्टि को के बारे में गलत है? यह प्रौढ़ों की तुलना में बालकों में अधिक होती है। सूझ द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। प्रत्यक्षीकरण में अंतर्दृष्टि से सहायता मिलती है। सूझ का संबंध बुद्धि से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्रौढ़ों की तुलना में बालकों में अधिक होती है। आगे देखिए, प्रयास व भूल द्वारा सीखने में निम्न में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व होता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? स्थिरता अंतिम तत्व होता है। आगे देखिए, थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम को किन दो उपनियमों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है अपने उपयोग और अनुप्रयोग नियम के अंदर बांटा गया है। अगला देखिए, अधिगम की प्रकृति के बारे में असत्य कथन बताइए। अधिगम की प्रकृति के बारे में असत्य कथन है, अधिगम त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता है। आगे देखिए, 20वीं सदी में जिन अधिगम सिद्धांतों का निर्माण कितने उपभागों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया अपने 4 भागों में बांटा गया था। आगे देखिए, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होते हैं? जीन प्याजे के अनुसार ये होते हैं बालक द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। अगला देखिए प्रश्न हमारा अगला है, एल्बर्ट बांडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा दंड देने से बालकों के अधिगम में सुधार होता है। अगला देखिए, अधिगम का वह उपागम जो अधिगम की व्याख्या उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य के संबंध के रूप में करता है वह कहलाता है, वह व्यवहारवादी उपागम कहलाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप प्रभावित नहीं करेगा? तो ये कौन सा नहीं करेगा? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम से सहायक हो सकता है? तो कौन सा? अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वयं सहायता को बढ़ावा व सहायता देना। आगे देखिए, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सीखने में सादृश्य नियम। आगे देखिए, सीखना या अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान, दृष्टिकोण अर्जित करता है जो कि सामान्य जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अधिगम से संबंधित उपकथन किसका है? तो ये है गेट्स व अन्य का। किसका? गेट्स व अन्य का। निम्न में से अधिगम के किस वाद ने कर्षण शक्ति, सदिश व अवरोध जैसे नवीन तथ्यों का उल्लेख किया था? तो वो थे गेस्टेल्टवाद। कौन सा? गेस्टेल्टवाद। आगे देखिए, अधिगम के किस उपागम के तहत अधिगम को आंतरिक मनोविज्ञान कार्य अथवा प्रत्यक्षण, प्रत्यक्ष सप्रत्यप निर्माण, अवधान, स्मृति आदि के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी उपागम। आगे देखिए, वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण अथवा अधिगम अंतरण कहते हैं। उपकथन किसका है? तो इसका है अंडरवुड का। ठीक है। आगे देखिए, B.F. स्किनर के अनुसार वे अनुक्रियाएं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण होती है वह कहलाती है, वे कहलाती है सहज अनुक्रिया। ठीक है। आगे देखिए, किसको पावलोव की विचारधारा पर आधारित अधिगम प्रक्रिया को मानव क्षेत्र में लागू करने का श्रेय दिया गया था? ये दिया गया था वॉटसन को। किसको? वॉटसन को। आगे देखिए, संबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो संबंधन का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। ये जल्दी जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिए। मानवों में ज्ञान का द्वितीय सोपान माना जाता है, तो ये माना जाता है प्रत्यक्षीकरण। किसको? प्रत्यक्षीकरण को। असत्य कथन बताना इसमें तो आप आसानी से पढ़ सकते हो कि वर्ष 1970 में बोरलों को नई सिंचाई पद्धति के लिए 11 नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए गए थे। आगे देखिए, भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में कथन गलत कौन सा है? तो ये हो जाएगा कि सेवा क्षेत्र भारत में विदेशी निवेश अंतर्वाह का उद्योग क्षेत्र के बाद दूसरा बड़ा प्राप्त करता है। आगे देखिए, भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की पहली औद्योगिक नीति 1950 में जारी की गई थी। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के इस आर्थिक संकट के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने उदारीकरण की नीति बिना किसी बाहरी दबाव के नीतिगत स्वायत्तता अपनाई थी। तो आज के टॉप 100 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डेली मैं आपको 10 मॉडल पेपर इस प्रकार उपलब्ध करवाने वाला हूँ, जिसमें करंट, जीके, पॉलिटिकल, मनोविज्ञान और सब जितने भी वैश्वीकरण, इंडिया, विश्व, सारे टॉपिक मिक्स होंगे, तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। ज़्यादा नहीं है, ये 15-20 मिनट का वीडियो है, आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। तो वीडियो को डेली लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।